Bansal, Biology and Medicine Videos, Biosphere Institute. If you like my work, please keep posting, keep sharing and also subscribe to my channel. Thank you so much. तो स्टूडेंट्स +2 बायोलॉजी के अंदर हमारा जो आज का नया चैप्टर है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें 2 केस पढ़ने हैं, केस ऑफ मेल्स एंड केस ऑफ फीमेल्स। अगर हम देखें इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी होती हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। हम सबसे पहले हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एनाटमी देखेंगे। सेकंड, हम प्रोसेस देखेंगे कि हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है। स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और एग बनने के प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। ये बनने के बाद नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम्स और एक्सप्लेनेशन आती है कि स्पर्म का डायग्राम या स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है, एग का डायग्राम और एग की स्ट्रक्चर क्या होती है, एग का मैच्योरेशन प्रोसेस कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस। उसके बाद में हम फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे। देन हमारे पास टॉपिक आएगा फर्टिलाइजेशन, उसमें हम स्पर्म और एग की स्पीड और उनके लाइफ स्पैन और इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर कैसे होता है, प्यूबर्टी का ऑनसेट होना, इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना, एग प्रोडक्शन होना, स्पर्म प्रोडक्शन होना, ये कब तक लास्ट करेगा और हार्मोन इसमें क्या रोल पोजेस करते हैं। इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड अल्टीमेटली पार्चुरेशन दैट इज चाइल्ड बर्थ। हम इस सारे टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। मैं फिलहाल के लिए स्टार्टअप लेने जा रहा हूँ। मेरे पास चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और मैं सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में देखूंगा। सबसे पहले हिस्ट्री में जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आता है दैट इज एंटनी वॉन लीवनहुक, जिसे एंटन वॉन लीवनहुक भी कहते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन क्या था, इसने स्पर्म डिस्कवर किया था। इसने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ये एक लेंस क्राफ्टर था। रॉबर्ट हुक के काम से इसने इन्फ्लुएंस होकर एक माइक्रोस्कोप अच्छा इजाद किया था और उसके बेसिस पे इसने क्या किया था, इसने स्पर्म की डिस्कवरी की थी, उसे स्टडी किया था। तब उसने इसे एक टर्म दी थी, द नेम वाज एनिमलक्यूल्स। ओके। तो लेकिन इसमें गलत इसने क्या बता दिया था कि हमारे पास स्पर्म के अंदर एक मिनिएचर स्मॉल ह्यूमन पहले से ही रिजाइड कर रहा होता है, लेकिन ये एक सही पॉइंट नहीं होता। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल। इसने हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या दिया था, इसने इंपॉर्टेंट दिया था लॉ ऑफ रिकैपिचुलेशन। और इसकी खासियत क्या है, रिकैपिचुलेशन थोड़ा ट्रिकी सा हो जाता है इसके स्पेलिंग। ये आप इकोलॉजी और जो आपका चैप्टर है इवोल्यूशन उसके अंदर आप इसे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इसे छोड़ देता हूं। इसमें जो मेजर टर्म यूज की जाती है दैट इज ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। एक ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान अपनी पूरी की पूरी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल, हम पहले जायगॉट होते हैं, जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते थे। बीच में एक टाइम ऐसा आता है जब हम फिश जैसे होते हैं, बीच में एक टाइम ऐसा आता है जब हम फ्रॉग जैसे होते हैं, रेप्टाइल जैसे होते हैं, इवन बर्ड जैसे होते हैं। तो अपनी एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ के अंदर हम अपने एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। ये अर्नस्ट हैकेल ने हमें बताया था। ये आप इवोल्यूशन के चैप्टर में काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो था कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्स ऑर्गन्स। हम जल्दी से चैप्टर में काम की चीज़ पे पहुंचते हैं। व्हाट आर सेक्स ऑर्गन्स। हमारे पास मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के अंदर हमें सेक्स ऑर्गन्स पढ़ने हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होता है दैट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये कौन से होते हैं, ये वो ऑर्गन है जहां पे गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन, और जहां पे गैमीट मैच्योरेशन होगा, गैमीट मैच्योरेशन। ऐसी जगह को नाम दिया जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हमारे पास मेल्स के अंदर इस चीज के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास है टेस्टस, और फीमेल्स के अंदर गैमीट फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के लिए हमारे पास होती हैं ओवरीज। ओके,
अब जब गैमीट बन गया, गैमीट मैच्योर हो गया, अगला काम हमारे पास है गैमीट का ट्रांसफर होना। तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन से होंगे? जहां पे गैमीट ट्रांसफर होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये कौन से होंगे? जहां पे डक्ट्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं मेल्स का केस उठाऊं, कुछ नाम मैं बताऊंगा, शायद आप इनसे फेमिलियर हो, शायद आप ना हो, लेकिन हम आगे इन सभी की डिटेल करेंगे। एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस के बाद नेक्स्ट है हमारे पास कुछ असेसरी ग्लैंड्स, ओके। असेसरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट है हमारे पास पीनस पार्ट। ये हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन हुए। उसके बाद फीमेल्स के अंदर कंसिडर करें तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? फीमेल्स के अंदर होते हैं फैलोपियंस, जिन्हें हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं, फैलोपियंस या ओविडक्ट्स। इसके अलावा हमारे पास होता है यूटरस, देन सर्विक्स, लास्ट वन इज वजाइना। ये पार्ट हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, क्योंकि गैमीट मैच्योर होने के बाद इन जगह से होकर ट्रांसफर होता है। ओके, तो जल्दी से डिटेलिंग के अंदर चलते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेरे पास सबसे पहला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के अंदर प्राइमरी में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। हमारे पास प्राइमरी होते हैं टेस्टस, यहां पे स्पर्म फॉर्मेशन होगा। हमारे पास यहां पे स्पर्म मैच्योरेशन होगा, गैमीट का नाम है। सेकेंडरी में मैंने नीचे नाम मेंशन किए हुए हैं, एपिडिडाइमस, वॉस डिफरेंस, असेसरी ग्लैंड्स एंड पीनस पार्ट। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकता हूँ। एपिडिडाइमस, सेकेंड वन इज वॉस डिफरेंस, उसके बाद नेक्स्ट है असेसरी ग्लैंड्स एंड फोर्थ वन इज पीनस। ये सारे हमारे पास सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं। असेसरी ग्लैंड को अगर डिटेल में देखें तो हमारे पास असेसरी ग्लैंड कौन कौन से हो जाते हैं? हमारे पास असेसरी ग्लैंड में पहले आते हैं seminal vesicles, then there is prostate gland, and last one are bulbourethral gland। ओके, तो ये हमारे पास हुए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड असेसरी ग्लैंड। असेसरी ग्लैंड जो है वो सेकेंडरी के अंदर ही आ रहे हैं। हम कुछ स्टैट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टैट्स है हमारे पास टेस्टिस के। टेस्टिस में अगर हर टेस्टिस का डायमीटर देखा जाए तो वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का होता है। इसमें माइनर फ्लक्चुएशन हो सकती है 4 to 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 to 3 सेंटीमीटर। हमारे पास इनकी लोकेशन क्या होती है? ये हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में मिलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में भी हमारे पास एक पाउच होता है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है, एक मस्कुलर सैक, द नेम इज स्क्रॉटम सैक। एक मस्कुलर पाउच होता है जिसके अंदर दोनों टेस्टिस रिसाइड करते हैं। इनका काउंट होता है 2। ओके, इनको बॉडी कैविटी से या एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रखने का लॉजिक क्या है? हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो आपको टेम्परेचर चाहिए दैट इज 34 to 35 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। इसी वजह से हमारे जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर सिचुएटेड होते हैं। स्क्रॉटम सैक का जो टेम्परेचर है दैट इज इन बिटवीन 34 to 35 डिग्री सेल्सियस, दैट इज लेस अप टू 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिसपे स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ओके, तो इस ऑप्टिमम टेम्परेचर को बनाने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी खास स्ट्रक्चर हैं स्क्रॉटम सैक के अंदर, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्रेमास्टर मसल और डार्टोज मसल नाम की 2 मसल्स होती हैं, क्रेमास्टर एंड डार्टोज। यहाँ पे क्रेमास्टर मेंशन नहीं है तो मैं कर देता हूँ, क्रेमास्टर एंड डार्टोज मसल्स। ये क्या करती हैं? ये कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं। उसकी हेल्प से हमारे पास क्या होता है? उसकी हेल्प से हमारे पास स्क्रॉटम सैक का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है,
कोल्ड के दौरान ये कंट्रैक्ट रहेगा और समर के टाइम में या एक्सेसिव हीट के टाइम में ये एक्सपैंड करेंगे। वो काम कैसे होगा? मान के चलिए हमारी बॉडी में एक्सेसिव हीट है, उस टाइम में क्या होगा, जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से दूर जाने की कोशिश करेंगे, जिससे मसल्स एक्सपैंड करेंगी। इससे क्या है, टेस्टिस और स्क्रॉटम सैक का जो साइज है वो थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिससे एक्सेसिव हीट का लॉस हो जाएगा। जब हमारे पास बॉडी में हीट की कमी है तो आपने बॉडी को ठंड के टाइम में क्या है, बॉडी की हीट को कंजर्व रखना जरूरी है। ऐसे केस में सरफेस एरिया रिड्यूस करना है तो ये मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगी और जो टेस्टिस है उनकी मूवमेंट किधर होगी, टेस्टिस की जो मूवमेंट है वो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ हो जाएगी। कब? जब हमारे पास कोल्ड की सिचुएशन है और हमारे पास कंपैरेटिवली ये मैंने बड़ा सैक बना दिया, इस दौरान क्या हुआ है, टेस्टिस की मूवमेंट किधर हुई है, टुवर्ड्स द स्क्रॉटम सैक, अवे फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इट इज एब्डोमिनल कैविटी और ये मेरे पास है स्क्रॉटम सैक। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। उसके बाद ग्यूबर्नाक्यूलम नाम की एक स्ट्रक्चर हमारे पास होती है। ये एक्चुअल में क्या है, ये है ग्रुप ऑफ फाइबर्स जो क्या करते हैं, जो टेस्टिस को वॉल ऑफ स्क्रोटम के साथ जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा कि ये मेरे पास स्क्रॉटम सैक की वॉल है और ये टेस्टिस हुए। इनको आपस में अडहेयर अप रखने के लिए कुछ फाइबर्स हमारे पास होते हैं और इन फाइबर्स को क्या नाम दिया जाएगा, इन्हें नाम दिया जाएगा ग्यूबर्नाक्यूलम। ग्यूबर्नाक्यूलम, ओके, तो ये ग्यूबर्नाक्यूलम हमारे पास होता है। इसके बाद अगली खास चीज जो हमारे पास है दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड हमारे पास क्या होती है, टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ने के लिए हमारे पास एक कॉर्ड होती है। टेस्टिस को याद रखिएगा, टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के साथ जोड़ना है। तो अगर मैं मान के चलिए यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये एब्डोमिनल कैविटी हुई, ये नीचे हमारे पास स्क्रॉटम सैक हुआ और इसमें ये पड़ा टेस्टिस। तो टेस्टिस का अगर एब्डोमिनल कैविटी के साथ कनेक्शन बनाना है तो वो कनेक्शन किसके थ्रू बनेगा, वो कनेक्शन बनेगा थ्रू अ कॉर्ड। और उस कॉर्ड का नाम क्या है, उस कॉर्ड का नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहाँ पे मैंने स्पर्म कॉर्ड लिखा है, द फुल नेम इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसके अंदर क्या खास चीजें होती हैं, इस कॉर्ड के अंदर वॉस डिफरेंस होती है, मैंने पहले भी नाम लिया, आगे मैं इसकी डिटेल करूंगा। गोनेडल वीन्स होती हैं, गोनेडल आर्टरी होती हैं, ये ब्लड का इनफ्लो एंड आउटफ्लो करवाएंगे। कुछ नर्व्स होती हैं जो सिग्नल्स लेके आएंगी और कुछ लिम्फ वेसल्स हैं। लिम्फ और ब्लड तो आपको पता है दोनों पैरेलली चल रहा होता है, दोनों का सिस्टम। तो ये सारे इंक्लूड होंगे किसमें, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। अगली खास चीज क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड एक खास तरीके की कैनाल के थ्रू मूव करेगी। मैं यहाँ पे कैनाल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ये रहा, एक छोटा सा स्पेसियस एरिया बन जाता है। इस कैनाल का नाम है, जो कि स्क्रॉटम सैक को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ रही है, इस कैनाल का नाम है, द नेम इज इंग्विनल कैनाल। द नेम इज इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल में से होके, कैनाल क्या है, बस सिर्फ एक स्पेस है, इसमें होके कॉर्ड गुजर रही है, उस कॉर्ड का नाम क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इंग्विनल कैनाल स्क्रॉटम सैक को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ती है और स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ती है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्शन दोनों का हो जाता है हमारे पास। अगली हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, द नेम इज क्रिप्टोरकाइडिज्म। अब ये क्रिप्टोरकाइडिज्म हमारे पास क्या होती है, बिफोर बर्थ जब आप एक एम्ब्रियो होते हैं, अगर एक मेल एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है तो उसके टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ये टेस्टिस डिसेंड करते हैं थ्रू दैट इंग्विनल कैनाल इनटू द स्क्रॉटम सैक, और ये करवाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर किसी सिचुएशन की वजह से टेस्टिस स्क्रॉटम सैक के अंदर डिसेंड ना कर पाए तो ऐसे केस में मैलिग्नेंसी हो जाती है, वो स्पर्म प्रोडक्शन में कैपेबल नहीं रहते हैं, और ऐसे ये सिचुएशन को नाम दिया है क्रिप्टोरकाइडिज्म। ओके,
हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेशन एक कारण नहीं रह जाता है कि हम सोचें कि टेस्टिस हमारे जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में रह गए, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे, और वो स्पर्म नहीं बना पाएंगे। सिर्फ सोल ये रीज़न नहीं होता है। रीज़न हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बनता है, हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, एब्डोमिनल कैविटी, उस कैविटी के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रेशर्स एक्सर्ट होते हैं। हमारे पास इंटेस्टाइन का प्रेशर होता है, हमारे पास ब्लैडर का प्रेशर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर स्पर्म कई बार बने आफ्टर प्यूबर्टी, तो वो स्पर्म की मैच्योरिटी से पहले ही स्पर्म का इजैक्यूलेशन हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर। स्क्रॉटम सैक में ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। इसी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म की टाइमली मैच्योरिटी और टाइमली इजैक्यूलेशन को कंट्रोल किया जाता है थ्रू स्क्रॉटम सैक। इसलिए स्क्रॉटम सैक का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, अगला टॉपिक हमारे पास आता है ये एक डायग्राम। मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। इस डायग्राम में स्पेसिफिकली हमें क्या दिखाया गया है, हमारे पास टेस्टिस का एक सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास टेस्टिस की तीनों लेयर दिखाई पड़ रही हैं। तीनों लेयर में सबसे आउटर मोस्ट डबल लेयर है, दैट इज ट्यूनिका वेजाइनालिस। द नेम इज ट्यूनिका वेजाइनालिस। ट्यूनिका वेजाइनालिस के बाद हमारे पास अंदर की एक और लेयर होती है, दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एल्ब्यूजिनिया, इसके बराबर में मैं इनके डिस्क्रिप्शन डालता जाऊंगा। और हमारे पास सबसे अंदर की तरफ कैपिलरी वाली वॉल होती है, दैट इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ओके, तो ये मेरे पास तीन लेयर हो जाती हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट होती है, कम, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन की हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एल्ब्यूजिनिया हमारे पास वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होती है। ये हमारे पास टेस्टिस को एनक्लोज करती है और अंदर की तरफ कंपार्टमेंट्स वगैरह बना देती है। तो इसका काम है कंपार्टमेंट्स बनाना, कंपार्टमेंट्स। और अल्टीमेटली ट्यूनिका वेजाइनालिस हमारे पास वेस्क्युलर नेचर की होती है, वेस्क्युलर। ओके, यहाँ पे सप्लाईज वगैरह आती हैं। अंदर हमारे पास क्या है, ये मैंने सेप्टास दिखाए हुए हैं यहाँ पे। ये छोटे छोटे लॉब्यूल्स होते हैं जो कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने बनाए हैं। इन हर लॉब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक खास तरह के टिश्यू होते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे काफी फोल्डेड टिश्यू दिखाई पड़ रहा है, द नेम इज सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सुपर कॉइल्ड होता है और इसी के अंदर जर्म सेल सिचुएटेड होती हैं जो कि मियोसिस करके स्पर्म्स बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये सारे जो सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं इनमें जर्म सेल क्या करती हैं, स्पर्म बनाती हैं। स्पर्म पार्शियली मैच्योर हो जाते हैं और साथ में किस एरिया में आते हैं, इस एरिया में, ये रहा। इस स्पेसिफिक एरिया का नाम है हमारे पास, द नेम इज रेटिटेस्टिस। द नेम इज रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से हमारे पास करीब 20 के करीब छोटी छोटी कैनाल्स अराइज करती हैं जो कि स्पर्म्स को एक तरीके से कहा जाए तो टेस्टिस से बाहर लेके जा रही हैं। इन बारीक कैनाल्स का नाम है वॉस एफ्रेंशिया, वॉस एफ्रेंशिया। ओके, तो 15 से 20 हमारे पास छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं। आगे मेरे पास ये जो मास है हमारे पास, ये बड़ा सा, इसका नाम होता है एपिडिडाइमिस। नेम इज एपिडिडाइमिस। इस जगह पे खास क्या होता है, इस जगह पे स्पर्म्स को टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है। स्टोर करने का लॉजिक हमारे पास, स्पर्म अपनी फाइनल मैच्योरिटी अटेन करता है, इस दौरान उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी और उसकी मूवमेंट कैपेसिटी को एनहांस किया जाता है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये मेरे पास एक कॉर्ड है जिसका नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड। द नेम इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस कॉर्ड के अंदर कितनी खास चीजें आ रही हैं, इस कॉर्ड के अंदर ये जो बाहर जा रही है दैट इज वॉस डिफरेंस। आपको पहले भी बताया था, यहां से वॉस डिफरेंस बाहर की तरफ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास गोनाडल वेन्स हैं, हमारे पास गोनाडल आर्टरी हैं, गोनाडल आर्टरी। और इसके अलावा हमारे पास कुछ
लिम्फ वेसल्स हैं। यहाँ पे मैं नर्व्स वगैरह नहीं शो अप कर रहा हूँ। ओके, तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में से इतनी चीज़ें बाहर आती हैं हमारे पास, और ये स्पर्म्स को लेके जाएंगी कहाँ पे, टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी। आगे जो पाथ होगा वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। भाई फिलहाल के लिए इतना ही है इस डायग्राम के अंदर। अगर मैं किसी सेमिनिफेरस टिब्यूल का छोटा सा सेक्शन लूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा। ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इट इज अ सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल। इस सेमिनिफेरस टिब्यूल में छोटे छोटे हमारे पास पोर्शंस होते हैं, और इन पोर्शंस के थ्रू क्या होता है, इन पोर्शंस के अंदर स्पर्म को बनाया जाता है और मैच्योर किया जाता है। ये उसका सेक्शन हो गया। इस डायग्राम को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, हम आगे चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। स्पर्म के कंप्लीट पाथवे को भी देखा जाए तो कंप्लीट पाथ हमारे पास कैसे ट्रेवल करेगा। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर होगी, द नेम इज सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये टिब्यूल क्या है, इसमें जर्म सेल्स मिलती हैं, खास तरह की सेल्स हैं, द नेम आर जर्म सेल्स। इसमें एक और खास तरीके की सेल्स मिलती है, नाम है सर्टोली सेल्स, नर सेल होती हैं। और सेमिनिफेरस टिब्यूल के आसपास हमारे पास एक और, इसके इंक्लूड में नहीं आ रहा है, आसपास एक और सेल मिलती है जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। इंटरस्टिशियल सेल्स, एक और नाम होता है इसका, द नेम इज लेडेग सेल्स। काम आगे डिस्कस करते हैं। ये जर्म सेल मियोसिस करेंगे और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे स्पर्म। जो स्पर्म बनेंगे वो इमेच्योर होंगे, तो इनकी मैच्योरिटी कराने का काम किसका है, सर्टोली सेल्स का। सर्टोली सेल नर सेल होती हैं, ये क्या करती हैं, ये मैच्योरिटी अटेन करवाती हैं। अल्टीमेटली स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन चाहिए, द नेम इज टेस्टोस्टेरॉन, वो कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, वो सेल्स प्रोड्यूस करती हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ये किसने प्रोड्यूस किया, ये लेडिग सेल्स ने प्रोड्यूस किया। तो ये टोटल द सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल में जो स्पर्म बनाया जाएगा उसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। उसे आगे फॉरवर्ड कहाँ पे किया जाएगा, द प्लेस वाज रेटे टेस्टिस। टेम्परेरी एग्रीगेशन ऑफ स्पर्म्स। हमारे पास बहुत सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल का टर्मिनल एंड फ्यूज हो जाता है और क्या बनाता है, रेटे टेस्टिस। तो रेटे टेस्टिस के बाद अगली खास जगह जो हमारे पास आती है, अगली खास जगह का नाम है वॉस एफ्रेंशिया। वॉस एफ्रेंशिया। तो ये जो वॉस एफ्रेंशिया है, ये हमारे पास 10 से लेके 20 छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं। ओके, इनके अंदर क्या है, इनके सरफेस के अंदर छोटे छोटे मूविंग स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जिनकी हेल्प से स्पर्म मूव करेगा। अभी स्पर्म के पास ट्रेवल कैपेसिटी नहीं है क्योंकि स्पर्म के पास उसका खुद का लिक्विड नहीं है। ओके, उस लिक्विड का नाम सीमन होता है, अभी सीमन की सिक्रीशन बाकी है। तो वॉस एफ्रेंशिया की पल्सेशन की वजह से और सरफेस पे लगे छोटे छोटे सिलिया लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, हमारे पास ये स्पर्म जो है वो मूव करता है और आगे कहाँ पे ट्रेवल करके पहुंचता है, आगे वो ट्रेवल करके पहुंचेगा इन द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। अगर मैं आपको फिर से डायग्राम के अंदर लेके चलूं तो एपिडिडाइमस में एक पहला एरिया होता है जहां पे वॉस एफेरेंस या वॉस एफ्रेंशिया एडअप हो रही होती हैं। इस सबसे पहले एरिया का नाम जहां पे वॉस एफेरेंस आके ऐड होती है, दैट इज नोन एज कैपिट। दिस एरिया इज कैपिट। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ मिडल एरिया है, ये रहा। इस मिडल एरिया को नाम दिया जाता है, द नेम इज कॉर्पस। और अल्टीमेटली हमारे पास टर्मिनल एंड होता है, इस टर्मिनल एंड का नाम होता है कॉडा। ओके, तो इसके अंदर मैं मेंशन कर देता हूं, एपिडिडाइमस में टेम्परेरी स्टोरेज होगी, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। क्यों की जाती है, क्योंकि यहां पे स्पर्म की मोटिलिटी और उसकी फर्टिलिटी को
एनहांस किया जाता है। इसमें 3 पोर्शन है हमारे पास। एंट्री का पोर्शन आपको नाम याद होगा, द नेम वाज कैपिट। उसके बाद सेकंड पोर्शन नेम इज कॉर्पस, बिल्कुल। और लास्ट पोर्शन द नेम इज कॉडा। ओके, एपिडिडाइमस के बाद स्पर्म जब फुली फंक्शनल है, अब वो मूव आउट करवा दिया जाता है किसमें? जगह का नाम है वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस। इसके अंदर खास क्या होता है? इसके अंदर होती है पल्सेशन। इसकी पल्सेशन, या कई बुक्स के अंदर आपको वर्ड मिलेगा पेरिस्टाल्सिस। इसकी पेरिस्टाल्सिस या पल्सेशन की वजह से स्पर्म आगे ट्रेवल कर रहा है। अभी भी स्पर्म के पास, स्पर्म हैज नो सीमन, अभी तक भी उसके पास सीमन नहीं है। ये एक लॉन्ग कैनाल है जो पहले तो वर्टिकली अपवर्ड राइज करती है, वर्टिकली अपवर्ड, और उसके बाद में कैसे आती है? उसके बाद में आती है डाउनवर्ड। ओके, तो ये था अप टू वॉस डिफरेंस। इसके बाद आगे देखते हैं। में हमारे पास जो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास टेस्टिस रहा, ये मेरे पास एपिडिडाइमस है। जब आप टेस्टिस और एपिडिडाइमस को आपस में जोड़ देते हैं तो मेरे पास जो टर्म बनती है दैट आर कॉल्ड एज टेस्टिकल्स। द नेम इज टेस्टिकल। ओके, तो यहां से ये जो ट्यूब अराइज कर रही है, ये डक्ट अराइज कर रही है, दैट इज वॉस डिफरेंस। क्योंकि जो एपिडिडाइमस से पहले थी उसका नाम था वॉस डिफरेंशिया, इसका नाम वॉस डिफरेंशिया या वॉस डिफरेंस होता है। दोनों तरफ से एक एक वॉस डिफरेंस अराइज कर रही है, ये यहां तक पहुंची। अब यहां पे हमारे पास ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ये रही। इस स्पेसिफिक पेयर ऑफ स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है सेमाइनल वेसिकल। ये क्या करती है? ये सीमन सिक्रीट कराती है। क्या कंप्लीट सीमन सिक्रीशन हो जाएगा? नहीं, 60 to 70% का सीमन सिक्रीशन होता है। डिटेल में आपको आगे बताता जाऊंगा। पीछे हमारे पास ये बड़ा सा जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ओके, आगे चलते हैं। ये मेरे पास जो बड़ा सा ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ये बड़ा सा ये रहा। इस बड़े से ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर का नाम है सेकंड ग्लैंड। द नेम इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। और अल्टीमेटली यहां पे ये टाइनी स्ट्रक्चर ये रही, मैंने इसे मार्क कर दिया। ये जो टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं इनका नाम है तीसरे ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे काउपर ग्लैंड भी कहा जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो इसका डायग्राम है। उसके बाद में अल्टीमेटली हमारे पास क्या है? अल्टीमेटली हमारे पास ये बड़ा सा यूरेथ्रा हो जाता है, यूरेथ्रा। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा डायग्रामेटिकली अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये मेरे पास वॉस डिफरेंस आ रही है। वॉस डिफरेंस का जो स्वोलन पोर्शन होता है इसे एम्प्यूला बोला जाता है। मैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर जा रहा हूँ। द नेम इज एम्प्यूला ऑफ वॉस डिफरेंस। ओके, इस एम्प्यूला के अंदर किसकी सिक्रीशन ओपन हो रही है? द थिंग इज सेमाइनल वेसिकल। पेयर होता है हमारे पास, दोनों तरफ से अपनी अपनी वॉस डिफरेंस के एम्प्यूला के अंदर सिक्रीशन देते हैं। ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है बड़ी सी आपको दिखाई दे रही है, ये रही। इस ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर का मैंने नाम बताया प्रोस्टेट। एंड अल्टीमेटली ये नीचे टाइनी स्ट्रक्चर शायद अब आपको दिखाई दे रही होंगी, इनका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जब हमने चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखा है। हम आगे चीज़ों को देखते हैं। हम वॉस डिफरेंस पे थे, वॉस डिफरेंस से आगे स्पर्म कहाँ पे जाएगा? अब जब स्पर्म हमारा वॉस डिफरेंस के पास पहुंच चुका है, वॉस डिफरेंस वर्टिकली ये नहीं
जाएगा, वॉस डिफरेंस वर्टिकली अपवर्ड राइज करेगा, कुछ ऐसे। ओके, और इसमें सिक्रीशन आती है किसकी, यहाँ पे मैं सिक्रीशन बना देता हूँ, सिक्रीशन आती है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल की। जब इसमें सिक्रीशन एड अप हो गई, किसकी सिक्रीशन आई है, ये सिक्रीशन आई है सेमन की। तो अब आगे इसका नाम वॉस डिफरेंस नहीं होगा, आगे इसका नाम चेंज हो जाएगा। मैं थोड़ा डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूँ इस चीज को डिस्क्रिप्ट करने के लिए। अब इसके नाल का नाम वॉस डिफरेंस नहीं रहा, अब इसके नाल का नाम चेंज हो चुका है। इससे पहले ये वॉस डिफरेंस थी। ओके, अब इस कैनाल का नया नाम पड़ गया है, द नेम इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके, अब आगे जाते हुए रास्ते में ये फिर से सिक्रीशन उठाएगा, किसकी, दो और सिक्रीशन उठानी है इसने। एक तो उठानी है प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट का काम क्या है, प्रोस्टेट का काम है रेस्ट 30% सीमन की सिक्रीशन देना। और अल्टीमेटली जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड था, इसका काम है म्यूकस लाइक लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करना। ये म्यूकस लाइक लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारे पास फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, इससे सेक्स ऑर्गन को डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। ओके, तो इजैक्यूलेटरी डक्ट, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे क्या होगा, हमारे पास एक और ट्यूब आएगी यहां से, और हमारे पास ये ट्यूब इसके साथ मिक्सअप हो जाएगी। ये ट्यूब कहाँ से आ रही है, ये आ रही है यूरिनरी ब्लैडर से। ओरिएंटेशन का फर्क हो सकता है क्योंकि ये मैं आपको इस एक्सेस पे, ट्रांसवर्स एक्सेस पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर से क्या आ रहा है, इससे आ रहा है यूरिन। इधर से अगर मैं देखूं मेरे पास क्या आ रहा है, इधर से मेरे पास आ रहा है स्पर्म एंड सेमन। ओके, आगे हमारे पास इस एरिया से आगे एक खास डक्ट है। इस डक्ट की खासियत क्या, इसके अंदर एक ही टाइम में, मैं फिर से कलर चेंज कर देता हूं, इसके अंदर, इसके बाद ये रहा, इसके अंदर यूरिन भी हो सकता है और इसके अंदर सेमन भी हो सकता है। अगर इसके अंदर दोनों चीजें मिल सकती हैं, यूरिन एज वेल एज सेमन, तो इसका नाम होना चाहिए यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, नेम इज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ओके, तो अब ये जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, अल्टीमेटली लीड करेगी किसे, यूरेथ्रा को। ओके, एंड फ्रॉम दैट हमारे पास जो टिप ऑफ पीनस होता है, यहां से यूरिन या सेमन जो भी है वो हमारे पास एक्सर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो ये मेरे पास टोटल मेल ऑर्गन्स थे जिन्हें मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया है। हमारे पास सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट दोनों से सीमन आ रहा है, लेकिन दोनों की सिक्रीशन में डिफरेंस क्या है, इसकी सिक्रीशन जो है दैट इज 70%, 70% सिक्रीशन, 60 to 70, ये है 30 to 40%। तो इनकी सिक्रीशन में मेजर फर्क किस चीज का होता है, सेमाइनल वेसिकल की जो सीमन सिक्रीशन होती है उसमें मेजर कंटेंट होता है किसका, फ्रक्टोज का, नरिशमेंट के लिए यूज होता है। लेकिन जो प्रोस्टेट होता है उसके अंदर मेजर कंटेंट होता है किसका, सिट्रिक एसिड का। तो अगर किसी पर्सन का सीमन सैंपल लिया गया उसमें सिट्रिक एसिड का अमाउंट कम मिला है तो उस पर्सन को दिक्कत होगी प्रोस्टेट की। अगर एक पर्सन का आपने सैंपल लिया उसके अंदर फ्रक्टोज की कमी पाई गई है तो उसमें दिक्कत किस चीज की है, सेमाइनल वेसिकल की। आपने रेप केसेस के अंदर सुना होगा कि चेक किया जाता है कि हमारे पास रेप की कंफर्मेशन की जाती है कि रेप हुआ है या नहीं। उस टाइम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में से जो सैंपल लिया जाता है, सीमन सैंपल या जो भी सैंपल लिया जाता है, उसमें फ्रक्टोज ही चेक किया जाता है। नेचुरली ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन अगर उस ट्रैक्ट में फ्रक्टोज का कंटेंट मिले दैट मीन्स उसमें सीमन प्रेजेंट होगा, इससे रेप वगैरह की कंफर्मेशन हमारे पास आ जाती है। ओके, तो ये इतना था। हम लास्ट टॉपिक के अंदर क्या करते हैं, हम सीमन की टोटल कॉम्पोजिशन कर लेते हैं। तो सीमन की टोटल कॉम्पोजिशन हमारे पास क्या है, इसमें स्पर्म और फ्लूइड फ्रॉम असेसरी ग्लैंड हो जाता है। इसकी जो टोटल वॉल्यूम रहती है पर इजैकुलेशन दैट इज 3 to 4 ml।
इसकी जो pH है दैट इज स्लाइटली बेसिक 7.3 और इसमें स्पर्म का जो काउंट रहता है पर ml दैट इज 20 to 120 मिलियन पर ml। तो हमारे पास जो सिंगल इजैक्यूलेशन होती है उसके अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अबाउट 0.2 to 0.3 बिलियन स्पर्म्स की बात हो रही है। इसमें से 60% जो स्पर्म्स होते हैं वो हमारे पास बिल्कुल ओके इन साइज, ओके इन देयर शेप, मतलब बिल्कुल ऑप्टिमम होते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी अप होते हैं। और 40% हमारे पास होते हैं जो कि लेस और हाई एक्टिविटी शो करते हैं, ज़रूरत से कम या ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटी शो करने वाले, दे आर 40%। ओके, तो इसमें नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं, हमारे पास 3 डिजीज हो जाते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पहला है एज़ोस्पर्मिया, इसमें हमारे पास देयर इज नो स्पर्म एट ऑल, स्पर्म बनते ही नहीं है। ओके, उसके बाद में सेकंड इज एस्थेनोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया। ओके, तो एस्थेनोस्पर्मिया के अंदर हमारे पास क्या है, दैट इज रिड्यूस्ड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की स्पीड में कमी होती है जिस वजह से वो फैलोपियन तक का जो रास्ता है वो ट्रैवल नहीं कर पाते। इस केस में हमारे पास इम्पोर्टेंसी या हम कह लेते हैं स्टेरिलिटी जैसी कंडीशन आती है। इनमें फ़र्क क्या है वो हम आगे के चैप्टर्स में देख रहे हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है टेराटोस्पर्मिया। इनमें इम्पोर्टेंट एज़ोस्पर्मिया ही रहता है। टेराटोस्पर्मिया का मतलब हमारे पास क्या है, एबनॉर्मली शेप्ड स्पर्म्स। ऐसा क्यों होता है, ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट्स के कारण भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमारे पास ऐसे केसेस में भी हो सकता है जिसमें मैंने बताया कि आपके पास 40% के करीब ऐसे स्पर्म होते हैं जिनको पार्शियल नरिशमेंट मिलता है या ओवर नरिश्ड हो जाते हैं। ऐसे केस में उनमें कुछ एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस होते हैं। हमारे पास इस पूरे टॉपिक के अंदर CBSE के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहला हमारे पास आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेड एग। अगला हमारे पास सीमन की टोटल कॉम्पोजिशन आपसे पूछी जा सकती है, सीमन कॉम्पोजिशन। और चौथा हमारे पास है एपिडिडाइमस का फंक्शन। और हमारे पास आपसे एसेसरी ग्लैंड्स पूछे जा सकते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, यहाँ पे मैं सीमन की कॉम्पोजिशन में जब मैं डिस्कस कर रहा था तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रक्टोज एंड दूसरा केस सिट्रिक एसिड सिर्फ इनके डिस्कशन की है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं हमारे पास जो कि क्या करते हैं, यूट्रस में मूवमेंट बढ़ा देते हैं जिससे स्पर्म को इजी पैसेज प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्टिवेटर्स भी होते हैं, कुछ कोआगुलेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। इनका अलग से रोल रहता है लेकिन वो हम जब थ्योरी करते हैं तब थ्योरी के अंदर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो जाती है। तो सर्टोली के मेजर फंक्शन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास डेड या इंजर्ड स्पर्म सेल्स होती हैं उन्हें फैगोसाइटोज कराना। इसके अलावा ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर मेंटेन करना। ऐसा किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड में WBC होते हैं और स्पर्म के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिससे स्पर्म को डैमेज हो सकती है। और तीसरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनहिबिन प्रोड्यूस करती हैं। इनहिबिन का काम क्या होता है, इनहिबिन हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन की ओवर प्रोडक्शन के केस में टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को सप्रेस कर देता है। जब आपको स्पर्म प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है तो उस प्रोसेस को बंद करवाने के लिए इनहिबिन का अच्छा रोल आता है। लेडिक का फंक्शन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन को इनिशिएट किया जा सके। इसके अलावा सीमन की कॉम्पोजिशन हमने अभी की, एपिडिडाइमस में मोटिलिटी और फर्टिलिटी का केस होता है, और एसेसरी ग्लैंड आपने तीनों के तीनों यहाँ पे डिस्कस कर ही लिए हैं। तो ये था कंप्लीट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगले टॉपिक के अंदर हम स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म की स्ट्रक्चर करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझसे अपनी क्वेरीज को पोस्ट करके पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।